तो स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री की इस अमेजिंग क्लास में। जैसे कि आई वाज प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको एसआई का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कराऊंगा। तो उसी के सिलसिले में आज की क्लास होने वाली है अपने राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें सबसे पहले आज की क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के सिलेबस डिस्कशन में हमें राजस्थान के इतिहास को राजनीतिक और समय समय पर आए राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर हम राजस्थान के इतिहास को या फिर भारत के इतिहास को या फिर किसी भी इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। अब राजस्थान के इतिहास में मोस्टली क्या है कि प्राचीन काल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मध्यकाल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और आधुनिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ती हैं सभ्यताएं। सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में है कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता और अदर्स कुछ सभ्यताएं जैसे रंगमहल, सुनारी, रेड, टोक, नगर, नगरी आदि जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल में राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं उनके बारे में हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान का या फिर भारत का मध्यकाल स्टार्ट होता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का आखिरी शासक था, उसके मृत्यु के बाद जो भारत था वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया और विभक्त होने पर उसकी जो अखंड भारत था उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो इसी शक्तिहास के कारण जो विदेशी आक्रांता थे या फिर जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और एक सेकंड। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि भारत जो था वो अखंड भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और इसी शक्तियास के कारण जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। और इन विदेशी आक्रमणों में सबसे प्रमुख थे अरबी आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरबी आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और इनसे लड़ने के लिए जो राजस्थान में जो शक्तियाँ उपलब्ध थी या फिर राजस्थान में जो शक्तियाँ थी उनमें आते हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जिनके बारे में हमें पढ़ना है, चौहानों के बारे में पढ़ना है, चालुक्य कुछ मात्रा में या फिर कुछ हिस्सों पे हमारे राजस्थान में थे और परमार का जो अबू वाला क्षेत्र था वही परमारों के लिए सीमित था। उसके बाद परमार जो थे वो गुजरात के साइड में थे। चालुक्यों का अस्तित्व राजस्थान में बहुत कम रहा और प्रमुख अस्तित्व यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों और चौहानों का रहा। इनके बारे में हम राजस्थान के मध्यकाल में पढ़ेंगे। उसके बाद तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में और इसमें मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय था चौहान वंश का, उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी जीता और उन्होंने गौरी वंश की यहाँ पर शुरुआत की और प्रथम बार भारत में मुस्लिम शासन स्थापित किया। उसके बाद गुलाम वंश आया, लोधी वंश आया, खिलजी वंश आया और उसके बाद पानीपत के युद्ध में 1526 में मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर हुई। इब्राहिम लोधी था जो लोधी वंश का आखिरी शासक था, उसको हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और इनसे लड़ने के लिए राजस्थान में कौन कौन सी शक्तियाँ थी? तो राजस्थान में थे गुइल वंश, राठौड़ वंश जो बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़ थे। उसके बाद कच्छावा वंश, भाटी वंश, हाड़ा वंश आदि जो प्रमुख वंश थे जो राजस्थान में थे, उनके बारे में हम राजस्थान के मध्यकाल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान का आधुनिक काल। आधुनिक काल स्टार्ट होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। वहाँ पर क्या हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे वो उनकी शक्ति में ह्रास हुआ या फिर उनकी शक्ति घट गई और मराठों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई। तो मराठे मूलतः एक जो जाति थी वो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो वहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते थे, तो वो लूटमार करते थे और जो आंतरिक मामले होते थे राजाओं के उनमें हस्तक्षेप करते थे और भाड़े के सैनिक के रूप में मराठे हमेशा आगे रहते थे। तो मराठों का आगमन बूंदी के उत्तराधिकार के मामले में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद मराठों ने राजस्थान पे अपना अधिकार करने के लिए या फिर राजस्थान के राजा को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए।
उन्होंने मराठों ने जो राजस्थान के राजा थे उनसे चौथ व देशमुखी नामक कर वसूले। तो इन्हीं मराठों से परेशान होकर राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ 1818 की सहायक संधियाँ कर ली, जिससे कि जो राजस्थान के राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कई सालों तक अंग्रेजों ने राजाओं या फिर उनकी प्रजा का शोषण किया। और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उसके बारे में हमें पढ़ना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से परिणाम थे और कौन कौन से ठिकानों पर ये क्रांति हुई, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति हालांकि असफल हुई, परंतु इसने हमारे हक के लिए हमें लड़ना सिखा दिया था। तो इसी के तुरंत बाद जब भी अंग्रेज़ों ने हमें परेशान किए, तो समय समय पर जनजातियों ने, किसानों ने आंदोलन किए। तो उन आंदोलन के बारे में भी हमें, किसान व जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब आज़ादी का टाइम आया, तो आज़ादी के टाइम हमारे जो जनता थी या फिर प्रजा थी, उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन किए। उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन किए गए, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद इन आंदोलनों और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जो समाचार पत्र व संस्थाएं काम कर रही थी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में भी हमें राजस्थान के आधुनिक काल में पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में हमें एकीकरण के बारे में पढ़ना है, जिससे कि हमारा राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान इतिहास का प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के काल। इतिहास को हम साक्ष्यों और लिपि के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास को सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इन तीनों को हम बांट किस प्रकार रहे हैं, तो इसको हम लिपि के आधार पर बांट रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, और जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें हमारे क्या था कि लिखित साक्ष्य तो मिले, पर वो अपठनीय हैं। वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं और उनका अर्थ क्या है वो हम अभी तक नहीं जान पाए। तो वो जो साक्ष्य मिले, अपठनीय साक्ष्य, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो 6ठी ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक चल रहा है, जिनमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले, कुछ जो ग्रंथ भी मिले, ऐतिहासिक ग्रंथ भी मिले, उनको हम पठनीय श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि उनको हम पढ़ सकते हैं और उनको हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं। प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, जिसमें कि मनुष्यों ने आग की खोज की। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने पशुपालन की खोज की, कृषि की खोज की। उसके बाद नव पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने रहना सीखा, स्थायी आवास बनाया, कृषि कार्य करने शुरू किए, व्यापार शुरू किया। इस समय को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, जिसको हम ताम्र पाषाण काल में बांटते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है और उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। और ऐतिहासिक काल को हम वापस 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता थी, तो राजस्थान में जो सभ्यता थी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पहले आते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले में स्थित है। उसके बाद आहार सभ्यता जो उदयपुर में है, बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है। उसके बाद बालातल सभ्यता जो उदयपुर में है, तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में है, रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। अगर आपको पूछ ले कि कालीबंगा कौन सी सभ्यता है, तो आपको याद करना है कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। उसके बाद लोहयुगीन सभ्यता में सबसे पहले आता है रेड, नौह, सुनारी, बैराट, जोधपुरा, नगरी जो चित्तौड़ में है, भीनमाल जालौर में है और नगर जो टोंक में है। इन सभ्यता के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने पत्थरों के हथियार बनाए, उसके बाद वो धातु पर शिफ्ट हुआ। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यूज़ की जाने वाली धातु कौन सी थी, तो वो तांबा थी। और उसके बाद हमें पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा यूज़ की गई सबसे पहली मिश्रित या फिर मिश्र धातु कौन सी थी, तो वो कांसा थी। कांसा काटता है या फिर कांसा टीन और तांबे से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहली मिश्र धातु थी कांसा और सबसे पहली यूज़ की गई धातु थी तांबा। और उसके बाद लोहा आता है। तो इन कालक्रमों को हम कैसे बांटते हैं, तो पत्थर का यूज़ किया जिस काल में मनुष्य ने, उसको हम कहते हैं पाषाण काल। उसके बाद धातु का यूज़ किया तांबे का, तो उसको कहते हैं हम ताम्रयुग। और जो बीच में जो संक्रमण काल रहा, जिसमें मनुष्य ने पत्थर और तांबे का दोनों का मिश्रित रूप से यूज़ किया, उसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण युग। उसके बाद तांबा और कांसे का साथ में यूज होने लगा, तो उसको हम कहते हैं ताम्र कांस्य युग। उसके बाद कांसा का युग
मतलब कांसे का यूज़ होने लगा तो उसको कहते हैं हम कांस्य युग। उसके बाद लोह का यूज़ होने लगा तो उसको कहते हैं हम लोह युग। इस प्रकार से हम लोह युग और कांस्य युग को बांटते हैं और ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में हमें पता चल गया। उसके बाद इन जो पुरातत्वविद थे या फिर इनका खनन का कार्य करने वाली संस्था कब निर्माण हुई, तो भारतीय पुरातत्व विभाग 1861 में कनिंघम द्वारा शुरू किया गया। इसका जो पुनर्गठन 1902 में पुनर्गठन इसका जॉन मार्शल द्वारा किया गया। राजस्थान में पुरातात्विक कार्यों की शुरुआत CL कार्लाइल द्वारा 1871 ईस्वी में की गई और राजस्थान पुरातत्व विभाग का सॉरी राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना 1950 में की गई और उसके बाद पुरापाषाण काल के कुछ औजार जो राजस्थान से मिले उनके बारे में एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। तो उनमें सबसे पहले 1870 में CA हैकेट द्वारा हस्तकुठार की खोज की गई। उसके बाद ये कहाँ पर की गई, तो ये जयपुर और इंद्रगढ़ से ये हस्तकुठार मिली। उसके बाद पुरापाषाण काल के औजारों में सेनेटकर महोदय ने झालावाड़ में खोज की और B ऑलचिन ने जालौर में खोज की। ये हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्र संचयन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी स्थिति क्या है, तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता की स्थिति है नीम का थाना सीकर में। नदी कौन सी है, तो कांतली नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसकी खोज या फिर उत्खनन किसने की, तो इसका उत्खनन RC अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 ईस्वी में किया गया। और उसके बाद विनय कुमार द्वारा 1978 से 1990 ईस्वी तक विनय कुमार द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसके उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयन सभ्यता। इसे हम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि तांबे का यूज़ होने से पहले की ये सभ्यताएं, इसलिए इसे हम पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। जो राजस्थान में जो सभ्यताएं मिली उसमें ये ओल्डेस्ट सभ्यता है। अगर हम गूगल पर सर्च करें तो ओल्डेस्ट सभ्यता कालीबंगा को मानते हैं, परंतु ओल्डेस्ट सभ्यता ये गणेश्वर सभ्यता है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त हुए और यहाँ पर जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए उनमें 99% तक तांबा है, मतलब कोई भी मिलावट नहीं है, 99% तक प्योर कॉपर है। उसके बाद उपकरण, यहाँ से उपकरण में क्योंकि गणेश्वर सभ्यता के जो मानव थे वो मूलतः शिकारी प्रवृत्ति के थे, वो खेती वेती नहीं करते थे, तो इस कारण यहाँ पे शिकार के औजार हमें मिलेंगे। मछली पकड़ने के मिट्टी के छल्लेदार बर्तन यहाँ से मिले, दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्रपिन यहाँ से मिली, मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले, फर्श से यहाँ से मिले, बाणाग्र जो बाण के आगे का भाग होता है लोहे का वो यहाँ से मिले, कलश मिले, तसले मिले, कुल्हाड़ियाँ मिली और कृपश्वर्णी मृदभांड मिले। ये मृदभांड क्या है, तो अलग अलग सभ्यताओं से अलग अलग मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें हम मृदभांड कहते हैं। और इनसे ही हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल और काले मृदभांड कहाँ से मिले, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड कहाँ से मिले, काले और नीले कृपश्वर्णी मृदभांड कहाँ से मिले। तो इसमें हमें याद रखना है कि कृपश्वर्णी मृदभांड हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ के जो मकान थे गणेश्वर सभ्यता के, वो यहाँ के पत्थरों से निर्मित मकान यहाँ पर मिले। यहाँ के जो मनुष्य थे वहाँ उनको ईंटों की जानकारी नहीं थी और यहाँ पे जो मकान थे वो पत्थरों से मिले। यहाँ पर हड़प्पा केंद्रों के ये जो गणेश्वर सभ्यता थी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। तो ये जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं थी आसपास की, उनको ताम्र आपूर्ति करता था, मतलब तांबे का एक्सपोर्ट करता था। उसके बाद मृदभांड यहाँ से हमें प्राप्त हुए, कृपश्वर्णी या फिर ब्लैक एंड ब्लू मृदभांड। उसके बाद हम देखते हैं फेमस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है, जिसे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहा था। कालीबंगा जिसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिले में, नदी है गग्गड़ नदी। इसकी खोज 1992 ईस्वी में अमलानंदन घोष द्वारा की गई और उसके बाद इसका उत्खनन 1961 से 1969 में BV लाल और VK थापर द्वारा किया गया। इस कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काली या फिर काली का अर्थ आपको पता ही होगा, ब्लैक से लिया जाता है, और बंगा जो हरियाणा या फिर पंजाब साइड में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, तो इसी से इसका नाम पड़ा। काली रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई तो इसी कारण इसका नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया। ये राजस्थान की ओल्डेस्ट सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती या फिर समकालीन सभ्यता थी।
जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि गणेश्वर सभ्यता ओल्डेस्ट सभ्यता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ओल्डेस्ट सभ्यता कौन सी हैं, अगर गणेश्वर ऑप्शन में नहीं हो या फिर गणेश्वर और कालीबंगा दोनों ऑप्शन में हो तो आपको कालीबंगा राइट करना है। उसके बाद इसके उपनाम है दीनहीन बस्ती, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता। फर्स्ट तो है हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी है ये जो कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद तेसितोरी जो इटली के विद्वान थे, उन्होंने एक सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में बात की थी। उसके बाद इस जो कालीबंगा है उसके 5 स्तरों पे खुदाई की गई थी। प्रथम 2 स्तरों में प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए और अन्य 3 स्तरों में हड़प्पाकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी विशेषता है कि ये नगरीय सभ्यता है। उसके बाद इसके नगर नियोजन कैसे हैं, तो एक जो कालीबंगा का एक शहर खोजा गया जिसमें 2 टीले बने हुए थे जिनके आसपास सुरक्षा प्राचीर भी लगाई गई थी। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पश्चिमी टीला जो छोटा था और पूर्वी टीला जो थोड़ी ऊंचाई पे था, जहाँ पर पावरफुल लोग रहते थे। तो नगर नियोजन इस प्रकार था, इनके जो भवन थे वो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से निर्मित थे। छत जो थे वो लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके बनाए गए थे। इसमें कोलू या फिर जो केलूड़े होते हैं, मारवाड़ी में केलूड़े बोलते हैं, जो मिट्टी के बने होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया गया। छत सिर्फ लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके बनाया गया था। सड़कें समकोण पर काटती थी, जिसे हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। जल निकासी प्रणाली यहाँ की बहुत सुंदर थी क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ी को खोखला करके नालियों के रूप में यूज़ किया जाता था। उसके बाद यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में विश्व में जुते हुए खेतों के सबसे पहले साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, तो मिश्रित कृषि की जाती थी। मिश्रित कृषि होती क्या है, तो मिश्रित कृषि मतलब एक ही सीजन में एक ही खेत से 2 फसलें लेना, जिसमें चना तो कम मात्रा में बोए जाते थे और सरसों अधिक मात्रा में बोए जाते। यहाँ पर सरसों, चना, जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले थे और मिश्रित फसलें यहाँ से प्राप्त हुई थी। भारत में सर्वप्रथम सामूहिक तंदूर के अवशेष यहीं से मिले। ऊँट व कुत्ते का पशुपालन यहाँ पर किया जाता था। अलंकृत फर्श यहाँ से मिले, ये आपको याद रखना है, अलंकृत फर्श यहाँ से मिले थे। एक मुहर पर व्याघ्र का अंकन मिला या फिर बाघ का अंकन मिला, परंतु यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र में कोई भी बाघ उपलब्ध नहीं था या फिर इन्होंने बाघ नहीं देखा था, फिर भी इन्होंने व्याघ्र का अंकन किया क्योंकि यहाँ पर पूरे सभ्यता में कहीं पर बाघ की हड्डियाँ नहीं मिली और इन्होंने बाघ का अंकन किया। मतलब ये इन्होंने बाघ तो देखा था परंतु बाघ आसपास के क्षेत्र में नहीं था, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते थे कि ये विदेशी ट्रैवल भी करते थे, मतलब फॉरेन ट्रिप भी करते थे, आप ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने बाघ नहीं देखा था इस कारण। इसके बाद तांबे का बेल और मिट्टी के बेल यहाँ से मिले थे। भूकंप के प्रमाण मिले थे। एक घर मिला जिसमें दरारें लगी गई थी और जब इन दरारों का अध्ययन किया गया तो ये भूकंप की वेव के कारण ही ये दरारें आई थी, तो इस कारण भूकंप के प्रमाण भी यहाँ से मिले। एक कुएं के समीप 7 अग्निवेदिकाएं मिली। अग्निवेदिकाएं होते क्या है, तो जो हवन कुंड होते हैं उनको ही हम हिंदी में अग्निवेदिकाएं कहते हैं। और अग्निवेदिकाएं की साइज़ क्या थी, तो 75 x 75 सेंटीमीटर की ये अग्निवेदिकाएं थी, परफेक्ट एग्जैक्ट। और इन अग्निवेदिकाओं के आसपास हमें पशुओं की हड्डियां भी मिली, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा भी प्रचलन में थी। उसके बाद सिंधु घाटी का एकमात्र स्थान ये कालीबंगा है जहाँ पर मातृ देवी की एक भी मूर्ति नहीं मिली। बाकी सब सिंधु घाटी की सभ्यताओं में जितने जितने क्षेत्र आते हैं उन सभी में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली। उसके बाद इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली और ऐसी ही बेलनाकार मोहरें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राप्त हुई। तो इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कालीबंगा सभ्यता का ट्रेड या फिर व्यापार मेसोपोटामिया तक था। उसके बाद यहाँ पर बच्चे की एक छिद्रित खोपड़ी मिली। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर शल्य क्रिया के बारे में भी जानकारी थी। अंडाकार कब्रें या फिर जिन्हें हम चिरायु कब्र कहते हैं, वहाँ पर ऐसी कब्र मिली जिसमें कि युग्म समाधि थी, मतलब लड़का लड़की को साथ में दफनाया जाता, जिस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा भी प्रचलन में थी। और जब इनको दफनाया जाता था तो गहनों के साथ दफनाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की 3rd राजधानी बनाया था। सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो और 3rd राजधानी थी कालीबंगा। उसके बाद
अगर हम इन सभी जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उनको संग्रहित करने के लिए 1985 ईस्वी में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हनुमानगढ़ जिले में की गई। और इसी कालीबंगा के रिलेटेड बी लाल और जगपति जोशी ने एक बुक लिखी, एक्सिबिशन एट कालीबंगा द हर्ली हड़प्पा। ये बुक बी लाल और जगपति जोशी द्वारा लिखी गई। और कालीबंगा में मृतबांड कौन कौन से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा में हमें काले व लाल व काले मृतबांड प्राप्त हुए। और ये लाल काले मृतबांड कैसे थे, तो ये हल्के थे, कच्चे थे और कमज़ोर थे। उसी के विपरीत अगर हम पढ़ें आर्य सभ्यता, तो आर्य सभ्यता में हमें जो मृतबांड प्राप्त हुए वो लाल काले ही थे, परंतु वो बड़े थे, मजबूत थे और पक्के थे। आर्य सभ्यता के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्य सभ्यता जो वल्लभ नगर उदयपुर में है, उदयपुर में थी इसकी स्थिति। और नदी कौन सी थी, तो आयड़ या फिर बेड़च नदी थी, जो बनास की एक सहायक नदी है। उसके बाद इसका उत्खनन किसने किया, तो इसका उत्खनन सबसे पहले 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। उसके बाद 1954 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया। और उसके बाद 1961-62 में वी.एन. मिश्रा और एस.डी. साकलिया द्वारा किया गया। इसकी विशेषता है कि ये ग्रामीण सभ्यता है और इसे हम धूलकोट का टीला भी कह सकते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसका कालक्रम है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। गोपीनाथ शर्मा ने इसका कालक्रम बताया था। इसके उपनाम है ताम्रवती नगरी, बनास सभ्यता, आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट का टीला, बड़े मृतबांडों की सभ्यता और कोटे और गारो की सभ्यता। ये कोटे और गारो की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े मृतबांड यहाँ से प्राप्त हुए वो अनाज रखने के लिए प्रयुक्त होते थे। और जो अनाज रखने के लिए जो बर्तन यूज़ में लिया जाता है उसे हम कोटे या गारे कहते हैं। तो इसी कारण यहाँ से बहुत सारे जो बड़े बड़े मृतबांड प्राप्त हुए, तो इसी कारण हम इसको कोटे और गारो की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के मृतबांड थे काले और लाल, ब्लैक एंड रेड, जो कि थे बड़े, मजबूत और उल्टी तपाई विधि द्वारा इसको तपाया जाता था। इसी के विपरीत अगर हम कालीबंगा सभ्यता में देखें, तो कालीबंगा सभ्यता में भी हमें काले और लाल मृतबांड मिले थे, परंतु वो कमज़ोर थे, हल्के थे और छोटे थे। और उसी के विपरीत जो मृतबांड हमें आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए वो काले थे, लाल थे, परंतु वो बड़े थे और मजबूत थे। उसके बाद इसकी विशेषताएं कि यह ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ की मकान कच्ची ईंटों और पत्थरों से बनाए गए थे। मृतक के साथ आभूषण को दफनाना यहाँ पर भी प्रचलित था। इसकी जो मृतक को दफनाने की दिशा थी वो थी उत्तर से दक्षिण दिशा में इसको दफनाया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्य। यहाँ के लोग जो थे वो कृषि से परिचित थे। वहाँ पर गेहूँ, ज्वार और चावल के साक्ष्य मिले। एक मकान में 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले। तो इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलन में थी। उसके बाद यहाँ से बनासियन बुल, एक मिट्टी के बुल की प्रतिमा प्राप्त हुई। मातर देवी वो बैल की मरण मूर्ति या फिर मिट्टी से बनी मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई। रंगाई छपाई के ठप्पे हमें यहाँ से प्राप्त हुए। मापतोल के बाट भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। गोदम स्फाटिक, जो स्फटिक होते हैं जिसे हम क्वांटाइज कहते हैं, सीप, कांच और हड्डियों के गहने हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद तांबे के बर्तन में हमें थालियाँ और दीपक हमें प्राप्त हुए। और सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए। चक्रकूप, जो जिसे हम रिंग वेल्स कहते हैं, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। यूनानी मुद्रा जिस पर अपोलो का चित्र है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। और कोटे वो बगारो जो थे, जो हमें कहते हैं अनाज रखने के लिए, वो भी हमें इसी सभ्यता से प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट सभ्यता हम देखने जाते हैं गिलुन सभ्यता, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, बनास नदी के किनारे, जिसे हम बनास सभ्यता या फिर बानास सभ्यता भी कहते हैं। ये आड़ का ही एक केंद्र थी जो 8 से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ इसका उत्खनन 1957-58 ईस्वी में बी.वी. लाल द्वारा किया गया। और उसके बाद 1998 से 2003 के मध्य वी.एस. शिंदे और गेगरी पोशल, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा इस गिलुन सभ्यता का उत्खनन किया गया। प्राप्त साक्ष्यों में सबसे पहले पक्की ईंटों से बने विशाल मकान यहाँ से हमें प्राप्त हुए, जैसे कि आर्य सभ्यता थी। तो आर्य सभ्यता से हमें कच्ची ईंटों और पत्थरों से बने मकान प्राप्त हुए। उसी के विपरीत जो गिलुंड है, जो आड़ का ही एक केंद्र है, परंतु यहाँ से हमें पक्की ईंटों से बने विशाल मकान प्राप्त हुए। उसके बाद हाथीदांत की चूड़ियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई। पत्थर की गोलियाँ, मिट्टी के खिलौने, 5 प्रकार के बर्तन, काले व लाल मृतबांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए। जियामती अंकन द्वारा यहाँ पर हमें शैल चित्र प्राप्त हुए या फिर चित्र प्राप्त हुए, जहाँ पर ज्यामितीय अंकन भी हैं और इसके अलावा प्राकृतिक चित्रण भी हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम भागोर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। भागोर सभ्यता जिसकी स्थिति है भीलवाड़ा, और नदी कौन सी है तो कोठारी नदी है, और इसका उत्खनन वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया। उसके बाद एल.एस. लोशिन द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। इसमें लघु पाषाण काल के उपकरणों के भंडार यहाँ से हमें प्राप्त हुए, ये आपको याद रखना है। महासतियों का टीला यहाँ से प्राप्त हुआ। अभ्रक बाहुल्य क्षेत्र था ये भागोर सभ्यता। उसके बाद पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहीं से प्राप्त हुए, तो कृषि व पशुपालन के हमें प्राचीनतम साक्ष्य भागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। तांबे की छिद्र युक्त सुइयाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई। 3 चरणों में इसके अवशेष मिले। प्रथम चरण 4000 से 2000 ईसा पूर्व। यहाँ पर घर नहीं मिले, जो व्यक्ति थे वो घमंतु जीवन या फिर शिकारी जीवन व्यतीत करता था। यहाँ पर हमें लघु पाषाणकालीन उपकरण और कीमती पत्थर प्राप्त हुए थे। सेकंड चरण 2000 से 500 ईस्वी पूर्व। इसमें हमें ताम्र के उपकरण मिले, त्रिभुजाकार शस्त्र मिले, मकान जो पत्थर से बने हमें प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन जो मोटे व भंगुर थे वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए। थर्ड चरण जो 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक चला था, पहली सदी तक के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे, जिसमें कृषि प्रधानता थी। चाक से बने बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे, और लोहे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हम बालातल सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। बालातल सभ्यता जिसकी स्थिति है उदयपुर में। उत्खनन इसका किया था 1993 ईस्वी में वी.एन. मिश्र और वी.एस. सिंधे द्वारा। इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। आड़ के पश्यवर्ती कालीन सभ्यता, कालीन की सभ्यता हम इसे कहते हैं बालातल सभ्यता को। यहाँ से बालातल सभ्यता से हमें लोह गलाने की भट्टियाँ मिली। 12 कमरों वाला विशाल भवन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, जो हमें बैराट के अलावा यहाँ से प्राप्त हुआ। बैराट में भी हमें एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिलेगा, और बैराट के अलावा हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा हमें इस बालातल सभ्यता से प्राप्त हुआ। उसके बाद खुदरे व चमकदार मृदब्रांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए। हाथी व चंद्रमा के अंकन वाली मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई। पालतू यहाँ पर गाय व बैल थे, और हमें यहाँ पर ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए थे। उसके बाद तिलवाड़ा जो खेरगढ़ में है, इसकी स्थिति है 515 तहसील बाड़मेर, और इसकी नदी है लूणी नदी। उत्खनन इसका 1963-68 में RSAD द्वारा किया गया। ये संस्था है राजस्थान आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, राजस्थान स्टेट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 500 से 200 ईसा पूर्व तक के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए। और तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई जो कुछ सभ्यता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिससे कि आप इसकी जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।